दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसकी 96% आबादी मुसलमान है। जब किसी भी मुल्क में किसी एक मजहब के लोगों की इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है तो उसके नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। एक फायदा इसका यह होता है कि रिलीजियस आइडियोलॉजी यानी कि मजहबी नजरिया कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है। एक बड़ा नुकसान इसका यह है कि ऐसे मुआशरों में दुनिया को लेकर रवैया, नजरिया और विजन काफी तंग नजर होता है। सोच के फर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाता और चूंकि सबका बिलीफ सिस्टम एक जैसा होता है, लिहाजा ऐसा लगता है कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया भी वैसा ही सोचे। सच्चाई यह है कि हमारे मुल्क के मुसलमानों में बचपन से ही एक इंट्रिंसिक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को परवान दी जाती है। हमें लगता है कि हम ही सच्चे हैं, हम ही हक पर हैं, हमारा ही अकीदा दुरुस्त है, हम ही बेहतरीन है, हम ही मोमिन है और बाकी सारी दुनिया जहन्नुम वासिल है। अंग्रेजी जबान में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म। मेरा इस डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इनफैक्ट दीन इस्लाम भी यह कहता है कि आप सब लोगों में से अफजल वो है जिसका कैरेक्टर बुलंद है। आज की दुनिया में अफजल या सुपीरियर वो है जिसके पास इल्म है, नॉलेज है, विजडम है, जिसकी सोच प्रोग्रेसिव है और जो दुनिया के साथ हाथ मिलाकर चलता है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। यानी कि नई नई इन्वेंशंस, इजादात, डिस्कवरीज के जमाने में वो लोग जो ये इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे हैं, दरअसल दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वही इस दुनिया के लीडर्स हैं। लिहाजा अब हमें एनालिसिस ये करना है कि क्या वाकई में मुसलमान सुपीरियर हैं या फिर हम लोग अपनी ही जात के अंदर अंजुमन बन बैठे हैं। मैंने इस सवाल को लेकर थोड़ा सा एनालिसिस किया तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये सिर्फ हमारा भरम है। मुसलमान शायद इस वक्त दुनिया की सबसे पिटी हुई कौम है, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली। इसकी सबसे बड़ी दलील गाजा के वो बेचारे मासूम बच्चे, औरतें और मर्द हैं जिनको हजारों की तादाद में इजराइल ने मार दिया है। लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क की जुर्रत नहीं है कि इजराइल के खिलाफ एक स्टेटमेंट ही दे दे। 85 लाख की आबादी का छोटा सा मुल्क इजराइल, जो चारों तरफ से दुनिया के अमीर तरीन मुसलमान ममालिक से घिरा हुआ है, लेकिन बुजदिली का यह आलम है कि KFC, मैकडॉनल्ड्स और पेप्सी को बैन करके हमें लगता है कि हमने एक बहुत अजीम फरीजा सरअंजाम दे दिया है। इजराइल इजराइल, यहूदी यहूदी हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर आपने वाकई में इजराइल को बैन करना है ना, तो आपके पल्ले कुछ रह ही नहीं जाना, क्योंकि दुनिया की हर मेजर इजाद यहूदियों ने की है। करें ना बैन जरा अपने कंप्यूटर में चलने वाली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को, जिसकी मेजर रिसर्च इजराइल में हुई। करें ना बैन जरा आपके कंप्यूटर में डलने वाली इंटेल चिप को, जिसकी अगेन रिसर्च और डेवलपमेंट इजराइल में हुई। करें जरा बैन अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को, जिसकी डेवलपमेंट में इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यह हाल है कि 1901 से लेकर 2024 तक नोबेल प्राइज को 124 साल हो गए। इन 124 सालों में सिर्फ 3 मुसलमान साइंसदान हैं जिनको यह प्राइज मिला है। इनमें से एक हैं डॉक्टर सलाम, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नॉन मुस्लिम है। एनीवेज, हम लोग डी ट्रैक हो जाएंगे क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। मुद्दा यह है, इशू यह है कि अब मुसलमानों ने करना क्या है। वॉट हैज बीन आवर हिस्ट्री। इस मामले को सामने रखते हुए मेरे जहन में 3 सवाल हैं जिनका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। पहली ये कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी टीचिंग्स थी, उनके कैरेक्टर की वो क्या पावर थी कि उस जमाने में इस्लाम इतनी तेजी से फैला। दूसरा सवाल ये कि 9वीं से 13वीं सदी के दरमियान जो मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था, वो आखिर था क्या, इस पीरियड की सच्चाई क्या है। और तीसरा सवाल यह है कि मुसलमानों का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्यों आज का मुसलमान दुनिया के हर मैदान में पीछे है। और आखिर में आई विल गिव यू माय रिकमेंडेशन कि अब हमें करना क्या है। पहला सवाल दोस्तों हमारा यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क्या टीचिंग्स थे, वो क्या मॉरल्स थे, उनका वो क्या कैरेक्टर था जिसको फॉलो करके इस्लाम इतनी तेजी से फैला। प्रॉफिट मोहम्मद एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक प्रैग्मेटिक शख्स थे। यही वजह है कि उन्होंने अरब सोसाइटी के सोचने के तरीके को, उनके बिहेवियर को बदलना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने उस मुआशरे को समझाया कि भाई किसी भी सोसाइटी में जस्टिस यानी इंसाफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंसाफ नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रॉफिट मोहम्मद ने उस जमाने की अरब सोसाइटी को समझाई, वो ये कि आपने गुरबा यानी कि गरीब और मिस्कीनों की केयर करनी है। वो लोग जो मुआशरे में वीक हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनका ख्याल रखना है और कम्युनिटी ने मिलकर इनका ख्याल रखना है। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद ने शेयरिंग ऑफ वेल्थ
यानी कि इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताया। आपकी दौलत सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि उसमें मुआशरे का, सोसाइटी का भी शेयर है। एक और आइडिया जो उस जमाने के लोगों को बहुत भाया वो था खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से। हुजूर पाक से पहले खवातीन के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे, प्रॉपर्टी उनके साथ शेयर नहीं होती थी और उनको स्लेव्स और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने हमेशा के लिए यह बदल कर रख दिया। उन्होंने खवातीन को इक्वल राइट्स दिए। उस जमाने की जो पेट्रियार्कल सोच थी उसको तब्दील किया। एक और जबरदस्त बात जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को समझाई वो ये कि जब मुआशरे में बैलेंस होगा ना, तो वो शख्स जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें ग्रोथ की चाहत होगी, उसको भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। इसी ग्रोथ के आइडिया के ऊपर उन्होंने उस सोसाइटी में से लीडर्स पैदा किए। इन इखलाकियात में से, इन मॉरल्स में से अब आप देख लें कि कौन सी चीजें हम लोग फॉलो करते हैं और कौन सी नहीं। आपके सामने खुद जवाब आ जाएगा। अब दोस्तों, हमारी वीडियो का दूसरा सवाल यह है कि 9वीं से 13वीं सदी के दरमियान का जो पीरियड था उसे मुसलमानों के लिए गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? What did Muslims actually do? देखें, इस गोल्डन एज की बुनियाद रखी थी खलीफा अल मामून ने, जो 7वें अब्बासिद खलीफा थे। खलीफा अल मामून का नजरिया बड़ा ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न था। वो कहते थे कि अगर मुसलमानों ने दुनिया में आगे निकलना है तो वो सिर्फ तहकीक यानी कि रिसर्च और साइंस के जरिए होगा। खलीफा अल मामून ने सोचा कि इस्लामी सल्तनत में ये जो नॉलेज है ये बिखरी हुई है, लिहाजा कोई ऐसा मरकज कायम करना चाहिए जहां पर दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स आकर बैठें, डिस्कोर्स करें, गुफ्तगू करें और जहां पर तहकीक हो सके। यही वो वक्त था जब उन्होंने बगदाद के अंदर बैतुल हिकमा को कायम किया। बैतुल हिकमा का मतलब है हाउस ऑफ विजडम। ये एक लाइब्रेरी थी, एक तहकीक का इंस्टीट्यूशन था जहां पर पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आकर जमा होते थे। अलग अलग जुबानों से किताबें अरबी जबान में ट्रांसलेट होती थी। इनफैक्ट जो भी स्कॉलर किसी और जबान से अरबी जबान में किसी किताब को ट्रांसलेट करता तो खलीफा अल मामून उस किताब के वेट के हिसाब से उसको गोल्ड यानी कि सोना दिया करते थे। देखें, जिंदगी का, कायनात का, यूनिवर्सल लॉज का एक सिंपल उसूल है कि जो आप बोएंगे उसी को काटेंगे। अब जब आपकी कम्युनिटी का लीडर नॉलेज को, इंटेलेक्ट को प्रमोट कर रहा है तो अब आप सुनते जाएं कि मुसलमानों ने साइंस के मैदान में क्या क्या जबरदस्त काम किए। आज सारी दुनिया अलजेब्रा पढ़ती है। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशन पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन आप जानते हैं कि इस अलजेब्रा को किसने डेवलप किया? एक मुसलमान मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। अलजेब्रा का वर्ड एक अरबिक वर्ड अल जबर से निकला है। इस टर्म अल जबर को मैथमेटिकल मीनिंग दरअसल अल ख्वारिज़मी ने अपनी किताब में दिया, जिसका नाम है अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। क्या बात है! यहीं से 16वीं सदी में इंग्लिश ने इस वर्ड अल जबर को चेंज करके अलजेब्रा कर दिया। आगे चलते हैं। उमर खयाम जो वेस्ट में एज अ पोएट बहुत मशहूर हैं, उन्होंने क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के नए तरीके बताए। अल बतनी वाज अ ट्रिग्नोमेट्री जीनियस। उन्होंने इस डिसिप्लिन में बहुत काम किया। अल बेरूनी द माइस्ट्रो, उन्होंने 146 किताबें लिखी और पहली दफा यह बताया कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी जमीन है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है। इसके अलावा अल बेरूनी के बारे में जो सबसे ब्रेथ टेकिंग बात है वो ये कि उसने पिंड दादन खान में बैठकर अर्थ का सरकमफ्रेंस मालूम किया। जस्ट इमेजिन, आज से 1000 साल पहले विदाउट एनी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उसने 99% एक्यूरेसी के साथ अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर किया। मोहम्मद अल इदरीसी ने दुनिया की पहली मॉडर्न एटलस बनाई और वर्ल्ड मैप बनाया। इसके अलावा अल राजी ने सरदर्द, खांसी और कब्ज का इलाज दरियाफ्त किया। आगे चलें तो बात पहुंचती है इब्ने सीना तक। ही वॉज अ मेडिकल जीनियस। इब्ने सीना ने एक कमाल की किताब लिखी जिसका टाइटल है कैनन ऑफ मेडिसिन। मेरे पास एक जबरदस्त किताब है जिसका टाइटल है बुक्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री। इस किताब के अंदर इब्ने सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन का भी जिक्र है। इसके अलावा इब्ने सीना ने यह भी दरियाफ्त किया कि अगर आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट कर सकती हैं। लिहाजा आज से 1000 साल पहले उन्होंने कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। एक और कमाल के मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम है इब्न अल हैतम। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट के ऊपर काम किया, ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया, 200 के करीब किताबें लिखी, इनफैक्ट पिन होल कैमरा भी इन्वेंट किया। सो ऑल इन ऑल इस गोल्डन एज के अंदर मुसलमान साइंसदानों ने जबरदस्त काम किए। तो फिर चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो या फिर मैथमेटिक्स, ये वो वक्त था जब यूरोप डार्क एजेस में था।
चर्च यानी कलीसा का लोगों के जहनों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर ऐसा कब्जा था कि कोई इंडिपेंडेंटली सोच ही नहीं सकता था। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम्स वर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। रैशनैलिटी का बोलबाला था, लोग रीजन और मंतक से बात किया करते थे। बट ऑल ऑफ दिस केम टू एन एंड। देखिए, बहुत से लोगों का यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि 1258 में जब मंगोल्स ने बगदाद के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, और वहीं से मुसलमानों के इंटेलेक्ट का, मुसलमानों की सोच का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं यह बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मुसलमानों का असल में डिक्लाइन तनज़्ज़ुली तब स्टार्ट हुआ जब लोगों ने माकुलात की बजाय मनकुलात को बिलीव करना शुरू कर दिया, रिलीजियस डॉगमेटिज्म को अपना लिया। इंसान का जहन इस्तेमाल करने की बजाय लोगों ने मजहबी तोहम परस्ती को अपनाना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जब 1436 के अंदर योहानिस गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद किया तो उस जमाने के जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट करने की बजाय इसे गैर शरई अमल करार दिया। इस प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। किताबें अब पब्लिश होना शुरू हो गईं और मैस लेवल पर लोगों ने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। इन्हीं किताबों की वजह से रीबर्थ ऑफ लर्निंग हुई। लोगों ने अपनी अक्ल, रीजन, लॉजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि मुसलमान दूसरी तरफ गैर इल्मी के अंधेरों में डूब के रह गए। मिलिटरीली भी मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते चले गए, जिसकी वजह से फॉरेन फोर्सेस ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जब सोच इज्तिहादी की बजाय तकलीदी होती है ना, तो वही हाल होता है जो आज मुसलमानों का है। अब सवाल यह है कि अब हमें करना क्या है। देखें, इसका जवाब बहुत ही सादा है। हमें अपना इंटेलेक्चुअल ऑडिट करना है, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल लिफ्टमेंट करनी है। इनफैक्ट हम जिस इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का शिकार है ना, हमें पूरा सिस्टम और अपने सोचने का अंदाज बदलना होगा। इल्म हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करनी होगी, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों, कुरान का जितना मैंने मुताला किया है या इंटरप्रिटेशन की है, उसके मुताबिक साइंसी तहकीक दरअसल खुदा की इबादत का ही एक जरिया है। हम लोग मौलवियों के चक्कर में आके दीनी और गैर दीनी तालीम में फंसे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि गैर दीनी तालीम भी कोई चीज होती है? फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ साइंस हो, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। और जिस तरह मैंने आपको स्पिनोजा वाली वीडियो में बताया था ना कि इन फिजिकल लॉज के अंदर ही खुदा है, लिहाजा इनको अंडरस्टैंड करना दरअसल आपको दीन के करीब ले जाता है। ये जो हमारे अंदर इनबिल्ट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको पीछे छोड़कर इल्म के मैदान में दुनिया से कंपीट करना पड़ेगा। हर बंदे के लिए उसका मजहब बेस्ट है और बेहतरीन है। दुनिया में कोई एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो ये साबित कर दे कि ये वाला मजहब जो है ये सबसे बेस्ट है। लिहाजा मजहब के मामले में वी शुड बी मोर टॉलरेंट, और फोकस हमारा सिर्फ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एजुकेशन पर होना चाहिए। आज की दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती, आज लड़ाई इकोनॉमिक्स की है, इंसान के जहन की है। ये जहन अगर दुरुस्त डायरेक्शन में निकल गया तो उसके लिए इस दुनिया के अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर ये मनकुलात, तावीज, गंडों के अंदर फंस गया तो फिर आगे अंधेरा ही है। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। Until next time, goodbye.